सीटेट, यूपीटेट और ऐसी ही दूसरी शिक्षण परीक्षाओं की तैयारी से जुड़े कुछ बहुत ही मजेदार नोट्स हैं। हाँ, और ये नोट्स मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की उन बुनियादी बातों पर हैं जो इन सभी परीक्षाओं की एक तरह से नींव होती हैं। बिल्कुल। तो हमारा मिशन इन नोट्स को सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि इनके पीछे की जो कहानी है उसे समझना है। जी, हम देखेंगे कि मनोविज्ञान का ये क्षेत्र कैसे पैदा हुआ, इसके बड़े-बड़े विचार कौन से थे, मतलब जो स्कूल्स ऑफ थॉट है, और कुछ ऐसे शब्द जो परीक्षा में अक्सर आते हैं और थोड़ा उलझा देते हैं। कोशिश यही रहेगी कि इन मुश्किल लगने वाले आइडियाज को एकदम आसान बना दें। हाँ, और कहानी की शुरुआत एक बहुत ही कमाल के कथन से होती है जो इन नोट्स में दिया गया है। वुडवर्थ ने कहा था, मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा खोई, फिर अपना मन खोया, फिर चेतना खोई और अब वह किसी तरह व्यवहार को अपनाए हुए है। ये तो किसी थ्रिलर फिल्म के ट्रेलर जैसी लगती है ना? एक पूरी पहेली है इसमें। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। चलिए। तो मनोविज्ञान की ये यात्रा, ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? नोट्स में एक शानदार ट्रिक दी गई है इसे याद रखने की। आम खाओ चबा के। हाँ, हाँ। मुझे तो ये बहुत पसंद आई। ये ट्रिक कमाल की है। मतलब ये पूरे विकास को एक वाक्य में समेट लेती है। अगर इसे खोलकर देखें तो आ से आत्मा, आत्मा, म से मन, मन। च से चेतना और आखिर में व्यवहार। ये मनोविज्ञान के फोकस में आए बदलाव की पूरी टाइमलाइन है। तो पहला पड़ाव था आत्मा का विज्ञान। 16वीं सदी में अरस्तू और प्लेटो जैसे महान दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययन के रूप में देखा। लेकिन ये विचार ज्यादा चला नहीं। क्यों? इसका कारण बहुत सीधा और वैज्ञानिक था। देखिए, विज्ञान की बुनियाद इस बात पर टिकी है कि आप जिसे पढ़ रहे हैं उसे देख सकें, माप सकें, उसका परीक्षण कर सकें। अच्छा, आत्मा एक बहुत गहरी दार्शनिक अवधारणा है, लेकिन आप उसे किसी लैब में माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं रख सकते। आप ये साबित नहीं कर सकते कि आत्मा का वजन कितना है या उसका आकार कैसा है। सही बात है। तो जैसे जैसे वैज्ञानिक सोच मजबूत हुई, इस परिभाषा को नकार दिया गया। ठीक है, तो आत्मा को साबित नहीं कर सके। इसके बाद लोग मन और चेतना की तरफ बढ़े। 17वीं सदी में इसे मन का विज्ञान कहा गया और फिर 19वीं सदी में विलियम वुंट ने इसे चेतना का विज्ञान कहा। ये तो आत्मा से बेहतर कदम लगते हैं, क्योंकि मन और चेतना का अनुभव तो हम सब करते हैं। निश्चित रूप से ये एक बड़ा कदम था। हम आत्मा से हटकर इंसान के अनुभव के ज्यादा करीब आ गए। लेकिन यहाँ भी एक बुनियादी समस्या थी, व्यक्तिपरकता की, मतलब सब्जेक्टिविटी की। सब्जेक्टिविटी। हाँ, मैं अपनी चेतना में क्या महसूस कर रहा हूँ या मेरे मन में क्या चल रहा है, ये मेरा निजी अनुभव है। मैं आपको बता सकता हूँ, पर आप उसे सीधे तौर पर देख या माप नहीं सकते। अच्छा, जैसे मैं ये नहीं बता सकती कि आपको सेब का स्वाद कैसा लग रहा है। बिल्कुल, आप सिर्फ मेरे शब्दों पर यकीन कर सकती हैं, उसे खुद अनुभव नहीं कर सकती। और विज्ञान को इससे ज्यादा ठोस सबूत चाहिए थे। और फिर आया कहानी में असली ट्विस्ट। 20वीं सदी में जे.बी. वॉटसन नाम के एक मनोवैज्ञानिक आए और उन्होंने कहा, बस बहुत हुआ ये मन और चेतना का खेल, जो दिखता है वही बिकता है। हाँ, मतलब अगर मैं आपके व्यवहार को देख सकता हूँ, उसे माप सकता हूँ, तो बस वही मनोविज्ञान है। और यही वो पल था जिसने आधुनिक मनोविज्ञान को जन्म दिया। जी, इसे ही व्यवहार का विज्ञान कहा गया। वॉटसन का तर्क था कि मनोविज्ञान को अगर एक सच्चा विज्ञान बनना है तो उसे सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देना होगा जिन्हें वस्तुनिष्ठ रूप से यानी ऑब्जेक्टिवली देखा जा सकता है। जैसे गुस्सा महसूस करना मनोविज्ञान नहीं है, पर गुस्से में चिल्लाना या मुट्ठी भींचना मनोविज्ञान है, क्योंकि उसे रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब मुझे वुडवर्थ का वो कथन पूरी तरह समझ आ रहा है। मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा खोई, क्योंकि वो दिखी नहीं। हाँ। फिर मन और चेतना खोई, क्योंकि वो सिर्फ महसूस किए जा सकते थे, देखे नहीं जा सकते थे। और अब वो व्यवहार को अपनाए हुए हैं, क्योंकि यही वो चीज है जिसे हम देख और माप सकते हैं। वाह, ये तो पूरी कहानी का सार है। बिल्कुल। यहाँ एक अदृश्य दार्शनिक विचार से एक ठोस दृश्य विज्ञान बनने का सफर है। लेकिन ये कहना कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये कहानी का अंत नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि यह एक नई बहस की शुरुआत थी कि व्यवहार को समझने का सबसे सही तरीका क्या है। और इसी बहस से मनोविज्ञान के अलग-अलग स्कूल या विचारधाराएं पैदा हुईं। हाँ, और नोट्स में इन्हें बहुत सही नाम दिया गया है, मनोविज्ञान के 5 बाहुबली। कहा गया है कि सीटेट और यूपीटेट जैसी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा सवाल इसी हिस्से से आते हैं। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए इन बाहुबलियों से एक एक करके मिलते हैं। पहला है संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म।
संरचनावाद के प्रणेता थे विलियम वुंट, जिन्हें अक्सर मनोविज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने ही 1879 में जर्मनी के लिप्जिग शहर में दुनिया की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। दुनिया की पहली साइकोलॉजी लैब? हाँ, ये एक ऐतिहासिक क्षण था। इसने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिलाया। ठीक है, तो वुंट ने लैब बना दी। ये सुनने में तो बहुत बड़ा कदम लगता है, लेकिन मुझे ये समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है कि वो उस लैब में असल में करते क्या थे। चेतना जैसी चीज को कोई कैसे पकड़कर उसका विश्लेषण कर सकता है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। उनका तरीका था अंतर्दर्शन या इंट्रोस्पेक्शन। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई केमिस्ट पानी के मॉलिक्यूल को उसके मूल तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़कर समझता है। अच्छा, वैसे विलियम वुंट का मानना था कि हम चेतना को भी उसके मूल तत्वों में तोड़ सकते हैं। वो अपने प्रतिभागियों से कहते थे कि वे किसी अनुभव के दौरान अपने मन में चलने वाली हर एक संवेदना, हर एक भावना का विश्लेषण करें और बताएं। यानी मन के पुर्जे अलग अलग करके देखना दिलचस्प है। हाँ, उनका लक्ष्य मन का एक पीरियोडिक टेबल बनाने जैसा था। लेकिन तभी मैदान में दूसरा बाहुबली आया, प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म, और इसके हीरो थे विलियम जेम्स। मुझे इसे याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका मिला। क्या? विलियम जेम्स और प्रकार्यवाद को जोड़ने के लिए बस जेम्स बॉन्ड को याद कर लो। जेम्स बॉन्ड हमेशा काम पर होता है। ये ट्रिक तो शानदार है और बिल्कुल सटीक बैठती है। प्रकार्यवाद संरचनावाद की सीधी प्रतिक्रिया थी। विलियम जेम्स कह रहे थे, अरे भाई, गाड़ी के पुर्जे अलग अलग करके जानने से क्या होगा, अगर हमें यही नहीं पता कि गाड़ी चलती क्यों है। उसका काम क्या है? हाँ, उसका काम क्या है और ये हमें मंजिल तक कैसे पहुंचाती है। उनका फोकस मन की संरचना पर नहीं, बल्कि मन के प्रकार यानी फंक्शन पर था। कि चेतना हमें अपने माहौल में ढलने में कैसे मदद करती है। बिल्कुल, ये क्या है से किस लिए है का एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। तो एक तरफ वुंट जर्मनी में लैब में मन की बनावट देख रहे थे और दूसरी तरफ जेम्स अमेरिका में पूछ रहे थे कि इस बनावट का आखिर फायदा क्या है। जी। इसके बाद तीसरा बाहुबली आता है व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, और यहाँ जेबी वॉटसन की फिर से एंट्री होती है अपने उस मशहूर कथन के साथ, तुम मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो और मैं उन्हें डॉक्टर, वकील, कलाकार या चोर कुछ भी बना सकता हूँ। ये दावा, ये व्यवहारवाद का सार है। वॉटसन का मानना था कि इंसान एक कोरी स्लेट की तरह पैदा होता है। कोरी स्लेट? हाँ, टैबुला रासा, कि हमारे अंदर जन्म से कुछ नहीं होता। हमारा सारा व्यवहार, हमारी आदतें, हमारे डर, सब कुछ हमारे वातावरण द्वारा सिखाया जाता है। उनके लिए मन एक ब्लैक बॉक्स जैसा था। ब्लैक बॉक्स मतलब? मतलब अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं पता और जानने की जरूरत भी नहीं। हमें बस ये देखना है कि कौन सा उद्दीपन, स्टिम्युलस अंदर गया और उसके जवाब में कौन सी अनुक्रिया, रिस्पॉन्स बाहर आई। एक मिनट, वॉटसन का ये दावा कि वो किसी भी बच्चे को कुछ भी बना सकते हैं, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? क्या इंसान की अपनी कोई पहचान, कोई स्वभाव नहीं होता? आपका सवाल बिल्कुल सही है और यही व्यवहारवाद की सबसे बड़ी आलोचना भी बनी। उन्होंने यानी प्राणी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या चल रहा है, उसकी सोच, भावनाएं, इच्छाएं, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन उनके सोच का शिक्षा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। क्लासरूम में सही व्यवहार के लिए इनाम देना और गलत व्यवहार के लिए सजा देना, ये सारे विचार सीधे सीधे व्यवहारवाद से ही निकले हैं। समझ गई। अब आते हैं चौथे स्कूल पर, गेस्टाल्टवाद। ये एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब है समग्र। ये स्कूल व्यवहारवाद को कैसे चुनौती दे रहा था? अच्छा। गेस्टाल्टवादियों जैसे मैक्स वर्देमर और कोहलर का कहना था कि व्यवहारवादी और संरचनावादी दोनों एक ही गलती कर रहे हैं। वे हर चीज को टुकड़ों में देख रहे हैं। अच्छा। गेस्टाल्ट का मूल मंत्र था समग्र उसके हिस्सों के जोड़ से कहीं ज्यादा होता है। साइकिल वाला उदाहरण यहाँ परफेक्ट है। जब आप एक साइकिल देखती हैं तो आपका दिमाग उसे एक पहिया प्लस दूसरा पहिया प्लस हैंडल के रूप में प्रोसेस नहीं करता। नहीं, मैं तो उसे एक साइकिल के रूप में देखती हूँ, एक पूरी चीज। बिल्कुल। आप उसे तुरंत एक समग्र रूप में पहचानती हैं। और कोहलर का वो चिंपैंजी वाला प्रयोग भी तो इसी से जुड़ा है, जिसमें सुल्तान नाम का चिंपैंजी। हाँ, सुल्तान। वो कमरे में रखे बक्सों को देखकर अचानक उन पर चढ़कर केले उतार लेता है। हाँ, वो प्रयोग ये दिखाने के लिए था कि सीखना हमेशा धीरे धीरे, प्रयास और त्रुटि से नहीं होता। कभी कभी समाधान अचानक दिमाग में कौंधता है। इसे उन्होंने सूझ या अंतर्दृष्टि, इंसाइट कहा। ये आहा मोमेंट जैसा। एग्जैक्टली। ये तब होता है जब हम समस्या के सभी हिस्सों को एक साथ एक समग्र चित्र के रूप में देख पाते हैं। और अब पांचवा और आखिरी बाहुबली, मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस।
और जब ये नाम आता है तो एक ही व्यक्ति का चेहरा सामने आता है, सिगमंड फ्रॉइड। जब बाकी सब लोग चेतना और व्यवहार पर लड़ रहे थे, फ्रॉइड ने आके कहा, आप सब गलत जगह देख रहे हो, असली कहानी तो सतह के बहुत नीचे है। फ्रॉइड ने मनोविज्ञान की दुनिया में भूचाल ला दिया था। उन्होंने मन की तुलना एक बर्फ के पहाड़, एक आइसबर्ग से की। आइसबर्ग? हाँ, जो हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है, यानी हमारी जागृत चेतना, कॉन्शियस माइंड, वो तो बस 10% है। असली खेल तो पानी के नीचे छिपे 90% हिस्से में चल रहा है, जो हमारा अचेतन मन है। और उस अचेतन मन में क्या है? फ्रॉइड का मानना था कि हमारी दबी हुई इच्छाएं, बचपन की भूली बिसरी यादें और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य विचार, ये सब हमारे अचेतन में छिप जाते हैं और वहीं से हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो ये पांचों स्कूल, संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद और मनोविश्लेषणवाद, सब व्यवहार को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सबके चश्मे अलग-अलग थे। बहुत खूब कहा आपने। कोई मन के पुर्जे देख रहा था, कोई उसका काम, कोई सिर्फ बाहरी व्यवहार, कोई समग्र तस्वीर, और कोई मन की गहराइयों में छिपे राज। जी। और इन सभी सिद्धांतों के बीच व्यवहार को समझने का एक बहुत ही सरल और सार्वभौमिक मॉडल भी है, जिसे SOR फॉर्मूला कहते हैं। SOR यानी स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मैं पढ़ रही हूं और अचानक एक मच्छर ने काट लिया, तो मच्छर का काटना क्या हुआ? वो हुआ S, स्टिमुलस, यानी उद्दीपन। ये वातावरण से मिलने वाला कोई भी इनपुट है। ठीक है। अब आता है O, ऑर्गेनिज्म, यानी मैं खुद। तो मेरे अंदर क्या होगा? मेरा दिमाग उसे दर्द या खुजली के रूप में प्रोसेस करेगा? एकदम सही। यही वो ब्लैक बॉक्स है जिसे वॉटसन ने नजरअंदाज कर दिया था। ओ में हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारी यादें, सब कुछ शामिल हैं। और इस प्रोसेसिंग के बाद मैं जो करूंगी, यानी मच्छर को थप्पड़ मारना, वो हुआ R, रिस्पॉन्स, यानी अनुक्रिया। SOR, ये तो हर व्यवहार पर लागू होता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मॉडल है। ये बहुत उपयोगी है। चलिए अब आखिर में उन जादुई शब्दों पर आते हैं जो परीक्षाओं में अक्सर कंफ्यूज करते हैं। पहला है स्कीमा। स्कीमा क्या भला है? स्कीमा को आप दिमाग की एक अलमारी या कंप्यूटर का एक फोल्डर समझ सकते हैं। ये ज्ञान को व्यवस्थित करने का एक मानसिक ढांचा है। अच्छा। जैसे ही कोई कुत्ता कहता है, आपके दिमाग में कुत्ते से जुड़ा फोल्डर या स्कीमा खुल जाता है, जिसमें सारी जानकारी होती है: 4 पैर, एक पूंछ, भौंकना, वफादार होना आदि। अगले 2 शब्द मुझे हमेशा परेशान करते हैं, स्वनिम और रुपिम। ये एक आम कंफ्यूजन है। इसे सुलझाने की एक आसान ट्रिक है। स्वनिम को फोन से जोड़िए। फोन पर क्या आती हैं? ध्वनि, साउंड। बस, तो स्वनिम किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई है। जैसे हिंदी में क, च, अ। इनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, स्वनिम, साउंड। तो फिर रूपिम क्या है? रूपिम भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल इकाई है। यही सबसे बड़ा अंतर है। क एक स्वनिम है, इसका कोई अर्थ नहीं, लेकिन कम एक रूपिम है, क्योंकि इसका एक अर्थ है। अच्छा, तो किताब एक रूपिम है? हाँ, और की, ता, ब सिर्फ स्वनिम है। अब जाके ये साफ हुआ। स्वनिम ध्वनि, रूपिम अर्थ वाली सबसे छोटी इकाई, और आखिरी शब्द है मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात व्यवहार होते हैं। इन्हें सीखना नहीं पड़ता, ये हमारे अंदर कह सकते हैं हार्डवायर्ड होती हैं। जैसे तेज आवाज सुनकर अचानक चौंक जाना, या किसी खतरे को देखकर दिल की धड़कन का तेज हो जाना। बिल्कुल। ये व्यवहार किसी प्रजाति के जीवित रहने के लिए जरूरी होते हैं। तो आज हमने मनोविज्ञान के जन्म की कहानी से लेकर उसके 5 बड़े बाहुबलियों और व्यवहार के काम करने के तरीके को समझा। इन नोट्स ने वाकई एक बहुत मजबूत बुनियाद तैयार कर दी है। निश्चित रूप से ये यात्रा हमें दिखाती है कि इंसान खुद को समझने के लिए कितना बेचैन रहा है। आत्मा की अमूर्त खोज से लेकर मन की गहराइयों से गुजरकर अंत में उस व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन तक पहुंचना जिसे हम देख और माप सकते हैं। जाते जाते एक सवाल मन में घूम रहा है जो सीधा क्लासरूम से जुड़ता है। व्यवहारवाद के संस्थापक वॉटसन का वो दावा कि वे किसी भी बच्चे को कुछ भी बना सकते हैं, ये आज के शिक्षकों और माता-पिता के लिए एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है। ये सीधे तौर पर मनोविज्ञान की सबसे बड़ी और सदियों पुरानी बहस को सामने लाता है, नेचर वर्सेस नर्चर। हाँ। क्या एक बच्चा अपनी जन्मजात क्षमताओं, प्रकृति से ज्यादा प्रभावित होता है, या उसका माहौल और उसकी परवरिश, पोषण उसे आकार देती है? वॉटसन पोषण के सबसे बड़े समर्थक थे। लेकिन फ्राइड शायद कहते कि बचपन के अचेतन अनुभव ज्यादा महत्वपूर्ण है। सही,
वहीं गेस्टाल्टवादी कहते कि बच्चे की दुनिया को समझने की समग्र क्षमता मायने रखती है। इन स्कूलों को समझने के बाद इस सवाल पर सोचना और भी दिलचस्प हो जाता है। एक शिक्षक के लिए ये जानना कि वे किस हद तक एक बच्चे को बना सकते हैं, शायद सबसे बड़ा चिंतन का विषय है। बिल्कुल।